it's January 2025, question number 3. A car has a distance sensor that uses pulse echo technique to determine the distance between the car and a nearby object. The sensor emits a pulse of sound and then detect the echo after time t. ठीक है, टाइम t, ये याद रखना, ये टाइम t ध्यान देना इस टाइम t. The sensor emits a pulse of sound and then detects the echo after time t. The speed of the sound is v. ये जो टाइम t है ना, ये आने जाने का टाइम है, याद रखिएगा. Which of the following gives the distance between the car and the object? So obviously distance is equals to velocity into time होता है, divide by 2 करते हैं. तो हमने इस टाइम को divide by 2 करना है, जो भी टाइम है. तो इस टाइम को divide by 2 करेंगे तो ये 0.5 t हो जाएगा. तो यहाँ पे t की जगह रिप्लेस करेंगे हम 0.5 t से. ठीक है, क्योंकि ये जो आधा टाइम होगा ये सिर्फ जाने का या सिर्फ आने का टाइम होगा, और ये जो आपने मेजर किया ना ये वाला टाइम, ये जाने आने का टाइम है, 2 वे टाइम है. तो हमने 1 वे टाइम इसको करना है, 2 वे को कन्वर्ट करना है 1 वे में. सो ये 0.5 टाइम टी हो जाएगा. सो ये आंसर बनेगा 0.5 वीटी. सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा. समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आपने यूं ऐसे क्रॉस करना है. ठीक है, आ रही बात समझ में? 0.5 टी होगा. इज दैट क्लियर बच्चों? समझ आ रही है? Yes. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब वही है सारे उसी जैसे क्वेश्चन है. A student stands a distance d from the wall. She makes a loud sound. She hears the echo of the sound from the wall after a time t. Which of the following expression give the speed of the sound wave? इसमें से कौन सी जो है वो, अच्छा ये क्या कह रहा है कि उसने आवाज सुनी आफ्टर टाइम t. ठीक है, सो अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो टाइम होगा ये वाला टाइम, ठीक है, ये टाइम उसके जाने आने का 2 वे टाइम है. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. अब ये टाइम कौन सा यूज कर रहे हैं? अब ये टाइम जाने आने का टाइम है, तो जो भी टाइम है आपका वो आप उसको डिवाइड बाई 2 कर दें. ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूं. उसने स्पीड पूछी ना, हाँ तो स्पीड को एक तरफ कर लेते हैं पहले, तो रुको. v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जी. अब ये जो टाइम है ये जाने आने का 2 वे टाइम है, तो हमें तो 1 वे टाइम चाहिए. तो 1 वे टाइम के लिए इस t को डिवाइड बाई 2 कर देंगे. ठीक है, सो अब आप देखिए, velocity is equals to displacement divided by, ठीक है, t divided by 2. तो displacement multiply by 2 upon t. so ये हो जाएगा 2 into d upon t. क्लियर? सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? समझे? आसान आसान क्वेश्चन है भी. Yes. और ये भी और थोड़े अल्ट्रासाउंड के और भी क्वेश्चन हैं. चलो ये देख लेते हैं. It's June 2024, question number 13. A fishing boat uses a pulse echo technique. ठीक है, जो फिशिंग बोट है that use a pulse echo technique to determine the depth of the fish under the water surface. ठीक है, the boat has a transducer which emits the pulses of sound into the water and detects returning pulses of sound. ऐसे पढ़ता हूं. The transducer emits a pulse of sound and detects an echo from a fish after a time of 37 millisecond. ठीक है, उसने रिलीज किया और वो एको हुई आवाज, वो जो वापस आई तो उसमें 37 मिली सेकेंड लगा. यानी जाने आने का टाइम है, याद रखिएगा ये 2 वे टाइम है. ठीक है, 2 वे टाइम है. क्लियर? अच्छा, स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज गिवन. ठीक है, वाटर है तो 1500 मीटर सेकेंड पर सेकेंड है. डिस्टेंस कैलकुलेटेड डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड द फिश. ठीक है, सो डिस्टेंस पता करना है तो दैट इज v इंटू टी, जो भी टाइम है डिवाइडेड बाई 2 कर लो. सो v कितना है? ये टाइम आधा होगा ना, डिवाइड बाई 2 होगा. सो 1500 मल्टीप्लाई बाई 37. ठीक है, 37 है. अब मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो. जी क्या आंसर आएगा बताइए? 27.75. 27.75. तो 28 मीटर की डेप्थ आ जाएगी. क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, 28 मीटर की डेप्थ आ जाएगी. इसी तरह से और भी हैं. अब आगे सुन लो. वो कह रहा है कि आफ्टर ईच पल्स इज इमिटेड बाय ट्रांसड्यूसर देयर इज अ फिक्स टाइम टी बिफोर द नेक्स्ट पल्स इज इमिटेड. एक्सप्लेन हाउ टी अफेक्ट्स द मैक्सिमम डिस्टेंस एट व्हिच द फिश कैन बी डिटेक्टेड. जी कैसे होगा?
समझ में आ रही है? आफ्टर ईच पल्स इज इमिटेड by the transducer, there is a fixed time t before the next pulse emitted. एक पल्स को इमिट करने के बाद और दूसरी पल्स को इमिट करने से पहले एक फिक्स टाइम है टी। वो कह रहा है कि ये टाइम कैसे अफेक्ट करेगा, हाउ टी अफेक्ट्स द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द फिश कैन बी डिटेक्टेड। ये उस मैक्सिमम डिस्टेंस को, अगर मैं एक पल्स और दूसरी पल्स को इमिट करने में टाइम ज्यादा लगाऊं, यानी एक पल्स के बाद दूसरी पल्स इमिट करने में टाइम बढ़ाता चला जाऊं, यानी एक पल्स से दूसरी पल्स के दरमियान इमिट करने का जो टाइम है वो 1 सेकंड है। 1 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, खैर मान लें 1 सेकंड है, ठीक है। अगर मैं इसको, इस टाइम को, इस दौरानिये को बढ़ा दूं बहुत ज्यादा, तो ये जो टी है, ये वाला जो पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है? एक वेव को, एक पल्स को जब इमिट करूंगा, वो जाएगी, टकरा के वापस आएगी, उसके बाद दूसरी पल्स इमिट करूंगा। यस और नो? यस और नो? Yes. तो फर्स्ट करो, एक पल्स का इमिट होना, जाके टकरा के वापस आना, उसके बाद दूसरी पल्स इमिट होने में मान लो इसमें मेरा लग रहा है, ऊपर कितना लगा था टाइम? 30। मान लो इसमें लग रहा है मेरा 40 मिली सेकेंड। एक पल्स का इमिट होना, जा निकलना, प्रोपगेट करना, रिफ्लेक्ट करना, वापस आना, डिटेक्ट होना, उसके बाद दूसरी पल्स का इमिट होना। तो पहली पल्स के इमिट होने से दूसरी पल्स के इमिट होने के दरमियान मान लो 40 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो ये 40 मिली सेकेंड इज ग्रेटर देन 37 मिली सेकेंड। कितना है? 37 दिया हुआ है ना, 37। ये क्या है? ये 37 मिली सेकेंड क्या है? ये टाइम ऑफ एको है, मानते हो? ठीक है। और ये क्या है? ये 40 मिली सेकेंड क्या है? ये टाइम बिटवीन emission of two successive pulses। तो ये हमेशा ज्यादा होगा टाइम ऑफ एको से, यस और नो? बताइए। जब पहली पल्स रिटर्न होके वापस आएगी, वो टाइम ऑफ एको है, वो है 37 मिली सेकेंड। उसके बाद दूसरी पल्स निकलेगी, वो है, मान लो वो 38 है, वो 39 है, वो 40 है, वो कुछ भी है, कुछ भी है, लेकिन वो ज्यादा होगा हमेशा टाइम ऑफ एको से, यस और नो? Yes. क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्लियर सर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैं ये टाइम बढ़ाता चला जाऊंगा, ये वाला टाइम, इस टाइम के बढ़ाने से d इज इक्वल टू वी इंटू टी डिवाइड बाई 2। अगर मैं ये वाला टाइम बढ़ाता चला जाऊंगा तो भाई वो डिस्टेंस भी मेरा बढ़ता चला जाएगा। फिश से फिश से जो फासला वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये वाला आ गया डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाऊंगा। सो इफ टी, कैपिटल टी कर दो उसको, टी इज इंक्रीज, टी को अगर बढ़ाया जाए, क्लियर है? समझ में आई? एक पल्स का जाना, एमिट होना, जाना, रिफ्लेक्ट होके वापस आना और डिटेक्ट होना, ये टाइम है 37 मिली सेकेंड। जब पहली पल्स डिटेक्ट हो जाएगी तभी तो दूसरी पल्स इमिट होगी ना। तो इन दोनों के दरमियान कुछ गैप तो होगा ना यार, दूसरी पल्स इमिट होने के दरमियान। तो पहली पल्स से दूसरी पल्स की इमिशन के दरमियान फर्ज करो वो 40 मिली सेकेंड है, तो ये 40 मिली सेकेंड का टाइम 37 से ज्यादा ही है ना। तो ये 37 कौन सा टाइम है? ये टाइम ऑफ एको है, यानी इमिशन होना, इमिट होना पल्स का और वापस आना, दैट इज एको। जाना, निकलना और वापस आना, डिटेक्ट हो जाना, दैट इज एको, दैट इज 37। और एक पल्स का इमिट होना और फिर वापस आकर डिटेक्ट होने के बाद नई पल्स का निकलना, ये बता रहा हूं 40 है। यानी टाइम बिटवीन Okay. टू सक्सेसिव पल्सेस का, हाँ, ये दो कंसेक्यूटिव पल्सेस के दरमियान का जो टाइम है ये हमेशा ज्यादा होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा टाइम ऑफ एको से। क्लियर है? दोनों में फर्क है। जी. Okay. तो आप ये पल्सेस का जो टाइम टी है ना, ये जितना ज्यादा बढ़ाता है, एक पल्स से लेकर दूसरी पल्स के दरमियान का जो टाइम बढ़ाते चले जाएंगे तो डिस्टेंस भी आपका ज्यादा ही आएगा।
ठीक है, लास्ट पार्ट है, स्टार्ट हो रही है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ. The transducer can emit the pulses of sound wave with different frequency. Explain how the frequency should be adjusted to improve the accuracy when detecting the location of a fish. ठीक है भाई, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो बेटर रेजोल्यूशन होगी. इज दैट क्लियर? हाई फ्रीक्वेंसी बेटर रेजोल्यूशन होगी. कैसे? हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाई एनर्जी. जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, उतनी अच्छी पड़ेगा. ठीक है, एक बात याद रखना, साउंड ओके ग्लाइड, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है और वेवलेंथ कम हो जाती है, और जितनी हाई एनर्जी होती है उतनी हाई रेजोल्यूशन होती है. समझ रहे हो? लेकिन ये है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी बढ़ती है. कैसे? देखो देखो, मैं आसान जबान में आपको समझाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी से समझाता हूँ, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है. हाफ एम अपनी जगह, वी की जगह तुम कर लो ए, यानी एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा का स्क्वायर. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है. मास है और ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, यानी देखा जाए तो एनर्जी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर टाइम्स. यानी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, एंगुलर साथ साथ एनर्जी भी बढ़ती है. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? अगले यूनिट 5 के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ होती है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी शामिल हो जाती है. अब पढ़ोगे आगे जाके. तो अभी सिर्फ लिंक करके बता रहा हूँ कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो अल्टीमेटली एनर्जी भी बढ़ती है. लाइट के केस में इक्वेशन दूसरी है. ठीक है, तो बस ये याद रखना. एनीवेज, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी तो डिटेलिंग बढ़ती है. ये तस्वीर की डिटेलिंग बढ़ती है, तस्वीर और डिटेल आती है, यानी कि उसकी रेजोल्यूशन जो है ना बहुत अच्छी आती है. यानी उसके अगर चेहरे पे कोई छोटा सा कोई निशान भी होगा, वो निशान भी आपका आएगा, इतनी साफ हो जाएगी. ठीक है, तो मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे. क्या लिखूंगा कि हायर हायर फ्रीक्वेंसी, क्या लिखूं? हायर हायर फ्रीक्वेंसी साउंड, हायर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव क्या करती है? भाई बोल तो दो कुछ तुम लोग. ठीक है, सही है. ठीक है, समझ आई?